वेलकम टू मेडिकल मेविन। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग टेस्ट नंबर 7 केमिस्ट्री पोर्शन। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग ही पैटर्न में टेस्ट लेकर आया हूं। मैंने बाकायदा आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है और मैं आपको यहां पर लिखता भी जाऊंगा अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। MCQ 37, द रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड विद पोटेशियम साइनाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। तो मिथाइल ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो दैट इज CH3Br, और इसको अगर हम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो दैट इज बेसिकली अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CH3CN प्लस KBr। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, और सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ठीक, MCQ 38, what is the possible product when alcoholic KOH is shaken with methyl bromide in a conical flask? तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है और हमने इसको रिएक्ट कर डाला विद KOH तो ये हमें क्या देगा? तो रिमेंबर इट विल गिव अस अल्कोहल। और ये जो है तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के टॉपिक में रिएक्शन दिया गया है। ठीक, MCQ 39, the formation of a tertiary carbocation is the rate determining step in। तो याद रखिए कि it is the rate determination step in both SN1 and E1 reaction। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आई से के CH3CH3CH3Br है। अब SN1 और E1 रिएक्शंस में क्या होगा कि हमारे पास एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, और ये E1 और SN1 रिएक्शन दोनों में बनता है। तो इट इज द रेट डिटरमिनेशन स्टेप इन बोथ SN1 एंड E1। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, MCQ 40, if a cold solution of NaOH H2O is added to a secondary alkyl halide, the major possible product will be। तो यहाँ पर इन्होंने कोल्ड सोल्यूशन दिया है हमें। रिमेंबर, इस तरह का क्वेश्चन इनको नहीं देना चाहिए था क्योंकि इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर बुक। हमारी बुक में कोल्ड हॉट सोल्यूशन के हवाले से कोई बात नहीं है, तो इनको भी ये चीज नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन अगर इन्होंने दे दी है तो लेट अस डिस्कस इट। रिमेंबर, अगर अगर हम NaOH की बात करें तो ये एक बेस है। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने हमें कोल्ड सोल्यूशन दिया है। अगर कोल्ड सोल्यूशन होगा ऑफ अ बेस इन वाटर तो इट विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर यहाँ पर हॉट सोल्यूशन की बात होती, हॉट कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH इन H2O, तो फिर ये फेवर करता एलिमिनेशन रिएक्शन को। लेकिन चूंकि यहाँ पर कोल्ड सोल्यूशन है तो इट विल फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। ठीक, MCQ 41, the intermediate in an SN1 reaction is stabilized by। तो अगेन अगर हम SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट की बात करें तो वो क्या होता है? दैट इज एक्चुअली टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ठीक, अब अगर ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है तो एक तो इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है। ठीक, तो ये इसको स्टेबलाइज करते हैं थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्योंकि इसको ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ठीक, तो इस पर जो कि पॉजिटिव चार्ज और इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो ये क्या होगा? ये स्टेबलाइज होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें दोनों ऑप्शन ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। इन्हीं दो वजूहात की वजह से जो है तो ये जो इंटरमीडिएट बना है टर्शियरी कार्बोकेटाइन तो ये स्टेबलाइज होता है। लिहाजा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 42, which one is the characteristic feature of an elimination reaction? तो यहाँ पर बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन डी, क्योंकि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं वो तो एक यूनिमोलिकुलर होते हैं। ठीक, यूनिमोलिकुलर रेट ला। द सेकंड वन इज के वो टू स्टेप्स प्रोसेस होता है एंड द थर्ड वन इज के उनके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में भी चेंज आता है, वो sp3 से sp2 में चेंज होते हैं। लिहाजा ये जो फीचर्स इन्होंने दिए हैं तो ये इवन मैकेनिज्म के फीचर्स नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ 43, which one is more reactive in an SN1 reaction? तो रिमेंबर, अगर हम रेट की बात करते हैं SN1 रिएक्शन की तो दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप कब एक गुड लिविंग ग्रुप होगा? अ गुड लिविंग ग्रुप तब होगा जब उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज लेस। बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो लिविंग ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो इट विल बी अ बैड लिविंग ग्रुप। ठीक, तो अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम किसके लिए होगी? दैट विल बी फॉर RI। तो इसका मतलब है कि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड इफ इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप तो दैट मीन्स कि क्या होगा? इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी। MCQ 44,
विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कार्बोकेटाइन। तो रिमेंबर, अगर कार्बोकेटाइन होगा तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जितने भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर आएगा वो प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। एंड वन मोर थिंग, के कार्बोकेटाइन में एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो ये तीनों के तीनों कार्बोकेटाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, जबकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि विच वन इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कार्बोकेटाइन। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो इनमें एक ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने नॉट का जिक्र किया है, तो इसलिए मैंने एक और ऑप्शन ऐड कर दिया, नन। इसमें नन आता है, और ये सारी की सारी बातें आपको कार्बोकेटाइन एंड देयर स्टेबिलिटी के टॉपिक में मिल जाएगी अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। MCQ 45, the rate of an SN reaction is affected by, तो it is affected by all of these, चाहे नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट हो या कार्बोकेटाइन का नेचर हो, अगर सॉल्वेंट टाइप हो और टेम्परेचर हो, तो सारे के सारे जो है तो रेट ऑफ एसएन रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक। MCQ 46, द रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज, तो ये तो आंखें बंद करके भी जवाब इसका दिया जा सकता है कि दैट विल बी द ल्यूकास रिएजेंट। This reagent is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. MCQ 47, the carbon of isobutyl alcohol is, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी एम्बिग्विटी लग रही है, क्योंकि अगर हम आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह आता है। अब अगर इस कार्बन को देखा जाए तो दैट इज बॉन्डेड टू 1R ग्रुप, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। अगर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन देखा जाए तो ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी प्राइमरी कार्बन है, लेकिन ये कार्बन है टर्शरी कार्बन। तो अभी पता नहीं कि इन्होंने ये क्वेश्चन किस बेस पर बनाया है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही, मुझे तो ये एम्बिगुअस लग रहा है। अब आप ये डिसाइड कर लो कि इसमें प्राइमरी आएगा, सेकेंडरी आएगा या टर्शरी आएगा। MCQ 48, आइडेंटिफाई द करेक्ट IUPAC नेम, तो यहाँ पर भी इन्होंने जो है तो कुछ दिया नहीं है कि किस चीज़ का IUPAC नेम हम आइडेंटिफाई करें, लेकिन पिछले MCQ में आइसोब्यूटाइल अल्कोहल दिया है, तो मैं भी ये इसी की बात कर रहे हो, इसलिए इसी के बेस पर हम जो है तो IUPAC नेम बताएंगे। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप की साइड से करेंगे, तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 मीथाइल, क्योंकि सेकंड जो कार्बन है उस पर एक ब्रांच अटैच है, तो 2 मीथाइल प्रोपेन 1 ऑल। 1 ऑल इसलिए क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो जो पोजीशन नंबर 1 पर अटैच है, ठीक। तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी ए ऑप्शन, ठीक। MCQ 49, ऑल ऑफ द फॉलोइंग गिव अल्कोहल्स ऑन हाइड्रेशन एक्सेप्ट, तो अगर हम प्रोपीन की बात करें तो ये भी अल्कोहल देगा हमें अपॉन हाइड्रेशन। अगर हम इथिन की बात करें तो ये भी हमें अल्कोहल देगा अपॉन हाइड्रेशन, और ये तो बी ऑप्शन तो ऑलरेडी इथाइल अल्कोहल है, तो इसको तो एलिमिनेट कर दे। और जो ये सी ऑप्शन है इथाइन, तो दिस अपॉन हाइड्रेशन विल गिव अस अल्डिहाइड इन केस ऑफ एसिटाइलिन एंड कीटोन इन केस ऑफ हायर अल्डिहाइड्स, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट वन, इट डज नॉट गिव अस अल्कोहल ऑन हाइड्रेशन। MCQ 50, द IUPAC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो अभी ऊपर हम जो है तो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी एक MCQ इस पर, तो सेम जो है तो इसके लिए भी हम नेमिंग करेंगे, ठीक है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो भी कुछ इस तरह आएगा। तो ये भी बिल्कुल इस ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर जो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल दिया था, ठीक है। हेलो अल्केन है ना असल में, IUPAC नेम जो है ना तो दैट इज हेलो अल्केन, यानी हेलोजन पहले आएगा उसके बाद अल्केन आएगा, तो इस हिसाब से बिल्कुल हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट आता है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। MCQ 51, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड दिया है। रिमेंबर कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड जो इनकी क्लासिफिकेशन है तो वो किस बेस पर करते हैं, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, याद रखें। अगर मैं बात करूँ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड की, पहले इसको ड्रा कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह आएगा हमारे पास। जो एटम हेलोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसी के बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि आया ये प्राइमरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है या टर्शियरी हैलाइड है। तो जो ये एटम अटैच है क्लोरीन एटम के साथ डायरेक्टली, तो ये कौन सा कार्बन है, दैट इज प्राइमरी कार्बन। तो अगर ये प्राइमरी कार्बन है तो जो ये हैलाइड होगा ये भी प्राइमरी हैलाइड होगा, ठीक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर इस तरह हो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 R ग्रुप्स आ जाए कार्बन के साथ जो कि डायरेक्टली अटैच है हेलोजन एटम के साथ, तो फिर ये सेकेंडरी हैलाइड होगा। और अगर टर्शियरी कार्बन आ जाए जो कि डायरेक्टली अटैच हो हेलोजन के साथ, तो फिर ये टर्शियरी हैलाइड होगा, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरी हैलाइड।
MCQ 53, the CX bond of alkyl halides is formed by। तो रिमेंबर जो CX बॉन्ड है तो यहाँ पर कार्बन अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करेगा और जो हेलोजन एटम है दैट विल यूज इट्स p ऑर्बिटल। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी sp3 p। तो इन दोनों के दरमियान जो है तो बेसिकली बॉन्ड बनेगा। MCQ 53, select the option that represents a strongest base but a poor nucleophile। तो अगर आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का टॉपिक पढ़ा हो तो वहां पर ये बात मेंशन्ड है कि ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ऑन द सबस्ट्रेट फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो अगर इन गिवन ऑप्शंस में देखा जाए तो जो ये बी ऑप्शन है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रांचेस है, यानी ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स है। अगर मैं बात करूँ ये कुछ इस तरह आएगा हमारे पास, तो ग्रेटर अल्काइल ग्रुप्स है लिहाजा दिस विल फेवर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक। MCQ 54, the correct order of nucleophilicity of the given compounds। तो रिमेंबर अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की हम बात करें तो हम दो फैक्टर्स को देखेंगे, एक हम साइज को देखेंगे और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। तो इन दोनों को मद्देनजर रखकर इतना तो पता चल गया कि सबसे जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी H2O। ठीक, क्योंकि इसका साइज भी सबसे कम जो ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा। इसके बाद होना चाहिए NH3, इसके बाद H2S होना चाहिए एंड देन सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल PH3 होना चाहिए। तो ये इसका ऑर्डर होना चाहिए और ये ऑर्डर हमें जो है तो गिवन ऑप्शन में नहीं दिख रहा, लिहाजा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक। MCQ 55, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन ए पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट। तो गिवन ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी फ्लोरीन। ठीक है, देखिए यहाँ पर पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लिखा गया है एंड आई हैव मेंशन्ड इट हियर कि इन ए पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी। तो पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में हमारे पास जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल बी फ्लोरीन। जो ऑर्डर होगा दैट विल बी लाइक दिस, क्योंकि फ्लोरीन जो है तो वो सबसे ज्यादा बेसिक है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। तो पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में ट्रेंड हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के लिए ऐसे बनेगा, और अगर पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हो तो फिर ये ट्रेंड उल्टा हो जाएगा, वहां पर जो है तो फ्लोरीन पर स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेंड्स आपने याद रखने हैं, एक है पोलर प्रोटेक्ट के लिए और दूसरा है पोलर ए प्रोटेक्ट के लिए। MCQ 56, which of the following is a best living group among the given। तो अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर भी आपको एक MCQ में बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों पर डिपेंड करती है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ट्रेंड बयान किया जाए तो वो जो है तो इनवर्स होगा, और साइज के साथ न्यूक्लियोफिलिसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर गिवन में देखा जाए तो जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि F माइनस सबसे कम जो है तो न्यूक्लियोफाइल होगा, या हम कह सकते हैं कि इट विल बी अ बैड लिविंग ग्रुप। इसके बाद हमारे पास NH2 आएगा, इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन। ठीक है, और अगर आगे हम जाए तो सॉरी यहाँ पर OH माइनस आएगा, OH माइनस विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप देन फ्लोरीन। और इसी तरह जो NH2 है तो इट विल बी अ गुड लिविंग ग्रुप देन OH एंड फ्लोरीन। और आखिर में जो है तो हमारे पास आता है क्लोरीन। तो ये सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम और साइज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट विल बी Cl माइनस। MCQ 57, एलिमिनेशन बाय E2 मैकेनिज्म कैन नॉट टेक प्लेस इन, तो दैट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। नॉर्मली जो है ना तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो है तो ये फेवर करते हैं E2 मैकेनिज्म को, और जो टर्शियरी है तो दे फेवर E1 मैकेनिज्म। ठीक है। MCQ 58, which of the following cannot undergo elimination reactions। तो रिमेंबर ऑल ऑफ देम अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि E1 की बात हो रही है या E2 की बात हो रही है, तो हम इनसे दोनों लेंगे। और E2 में जो है तो प्राइमरी सेकेंडरी और E1 में जो है तो टर्शियरी और सेकेंडरी। तो चूंकि दोनों मैकेनिज्म आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर, तो यहाँ पर जो है तो सारे आएंगे, और इन्होंने कैन नॉट का ऑप्शन डाला हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर जो है तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो मैंने इसलिए एक और ऑप्शन ऐड कर दिया है, नन। ठीक। MCQ 59, the rate determining step of an SN1 mechanism does not depend upon। तो ये जो है तो न्यूक्लियोफाइल के स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करता, बट इट डज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एज वेल एज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इन दोनों पर ये डिपेंड करता है। ठीक, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर इस तरह डिपेंड करता है ना कि हम देखते हैं कि पोलर प्रोटिक है या ए प्रोटिक है। तो इन दोनों पर जो है तो अगर प्रोटिक है तो एक किस्म का रेट आएगा, और अगर ए प्रोटिक है तो दूसरे किस्म का रेट आएगा। ठीक है।
MCQ 60 a UPSC name of CH3 CCl is। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। तो अगर देखा जाए तो कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन भी मौजूद है और जो मिथाइल ग्रुप है वो भी मौजूद है। तो इसका जो यूपीएससी नेम आएगा दैट विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ 61 विच वन इज ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो अगर बात की जाए ए ऑप्शन की तो ये कुछ इस तरह आएगा CH3 CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर जो है तो X आ जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के जहाँ पर इस कार्बन के साथ जो है तो दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच है या दो आर ग्रुप्स अटैच है और ये डायरेक्टली अटैच है एक हेलोजन एटम के साथ। तो दिस इज ए सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 62 which one is more reactive towards an SN reaction। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है और एक पिछले MCQ में भी मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी के हवाले से बताया कि अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो वो मोर रिएक्टिव होगा। तो अब अगर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो यहाँ पर एक और भी ट्रेंड फॉलो होता है, दैट इज अगर आर ग्रुप हमारे पास आर ग्रुप ज़्यादा हो तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, जो रिएक्टिविटी है वो भी हमारे पास ज़्यादा होगी। तो गिवन ऑप्शन में अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि C2H6Cl ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि C2H5Cl अगर हम कहें तो वो ठीक है, जैसे कि ए ऑप्शन में आया है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अगर बी ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर बी आर है और सी ऑप्शन में भी बी आर है, और अभी हमने यहाँ पर जो है तो बताया है कि आर बी आर जो है तो वो मोर रिएक्टिव होगा आर सी एल से। तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और बी और सी ऑप्शन में मोर ब्रांचिंग सी वाले में है, मोर अल्काइल ग्रुप्स है, लिहाजा दिस वन विल बी द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आता है। MCQ 63 इफ द सॉल्वेंट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल देन SN2 इज। तो SN2 सेकंड ऑर्डर ही रहेगा चाहे सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे या ना करे। ठीक है, तो ये SN2 जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर ही होगा। रिमेंबर सॉल्वेंट पे जो है ना तो ऑर्डर पर फर्क नहीं पड़ता सॉल्वेंट से। ठीक है, तो ये अपने याद रखते हैं। MCQ 64 इन एन SN1 रिएक्शन पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, इट इज ड्यू टू। तो यहाँ पर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों आती है, SN1 मैकेनिज्म के टॉपिक में आपको मिल जाएगा। रिमेंबर रेसिमाइजेशन वो होता है ना जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो, लेकिन अगर पार्शियल रेसिमाइजेशन आ जाए तो इसका मतलब है कि जो दोनों है वो 50-50 नहीं है, बल्कि एक ज्यादा है और दूसरा कम है। ठीक। MCQ 65 व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH3CH2Br। तो ये टर्शियरी आएगा स्ट्रक्चर, सॉरी ये टेट्राहेड्रल होगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड के टॉपिक में मेंशन्ड है, वहां पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। MCQ 66 third degree alkyl halides are practically inert to substitution by the SN2 mechanism because of steric hindrance। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो सब्स्टिट्यूशन में मसला तो होगा, मुश्किलात आएंगे फिर। ठीक। MCQ 67 if 2-bromopropane is reacted with sodium ethoxide the major product will be। तो that is going to be the propene। ये जो है ना तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के टॉपिक में दिया गया है। सोडियम एथोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर हम इथेन थाइलेट आयन ले तो वो फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो दैट विल लीड टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आप इसमें याद रखें। ये दोनों रिएक्शंस जो है तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन के टॉपिक में दिए गए हैं अल्काइल हैलाइड्स। MCQ 68 ब्यूटेन 2 ऑल इज। तो अगर हम ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह आएगा। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है इस कार्बन के साथ, तो इसके साथ कितने आर ग्रुप्स हैं, एक आर ग्रुप ये हो गया और दूसरा आर ग्रुप ये हो गया, तो ये सेकेंडरी कार्बन है, लिहाजा अल्कोहल भी सेकेंडरी होगा। ठीक। MCQ 69 कंसीडरिंग द रिएक्शन ROH plus RCOOH in acidic medium gives us RCOOR plus H2O। the correct reactivity order of alcohols is। तो रिमेंबर कि ये हमारे पास है फिशर स्टेरिफिकेशन, और ये अल्कोहल्स के चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स का टॉपिक है, तो वहां पर जो है तो इन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आएगा दैट विल बी प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन टर्शियरी, दैट इज ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक।
MCQ 70, which one is more reactive towards Lucas reagent? So we all know that it is a third degree alcohol. MCQ 71, which one is phenol? तो phenol का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है and that is C6H5OH. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है that is going to be the option B. MCQ 72, nitration of phenol is an example of, so that is electrophilic aromatic substitution reaction, which is sometimes abbreviated as substitution electrophilic reaction. ठीक, ये जो रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल्स वाला टॉपिक है तो उसमें मेंशन है, ठीक, तो आप वहां से देख सकते हो. MCQ 73, the Lucas test is used to differentiate between, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इससे पहले भी एक MCQ आया था इस पर जहां पर हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक. MCQ 74, the product Z is, अच्छा यहाँ पर एक रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है जो कि मुझसे मिस हो गया था, तो लेट मी राइट दैट फॉर यू कि वो कौन सा रिएक्शन था, फिर हम जो है तो प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे. तो रिएक्शन कुछ इस तरह था, RCrROH plus O in the presence of a mild oxidizing agent CH2Cl2. तो ये हमें क्या देगा, तो दिस इज ए टर्शरी अल्कोहल, और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, लिहाजा हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर नन ऑप्शन आएगा. सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर मैंने कीटोन लिखा है तो दैट इज रॉन्ग. कीटोन हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल के केस में आएगा और अल्डिहाइड हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के केस में आएगा. लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल हो तो फिर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, वो ऑक्सीडेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके साथ टर्शरी अल्कोहल में जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल बेयरिंग कार्बन होता है इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, ठीक. तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट. MCQ 75, इन विच मैकेनिज्म इज देयर 100% इन्वर्जन, तो टेबल 17.2 में आप देख लो, वहां पर आपको मिल जाएगा जो SN2 रिएक्शन है तो इट अंडरगोज 100% इन्वर्जन, ठीक. MCQ 76, ड्यूरिंग अ रिएक्शन एन अल्कोहल कैन एक्ट एज, तो इट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है. आपको जो है तो ये भी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स के टॉपिक में मिल जाएगा, क्योंकि अल्कोहल के पास हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन होता है, तो इट कैन अटैक एन इलेक्ट्रोफाइल एंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और इसी के साथ साथ इसके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होता है कार्बन के फॉर्म में, तो इट कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एज वेल, ठीक. MCQ 77, the alpha carbon of an alcohol is, तो that is electrophilic, ये भी आपको रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल के टॉपिक में मिल जाएगा, ठीक है. MCQ 78, if an optically active haloalkane containing a chiral carbon undergoes substitution via an SN2 मैकेनिज्म, तो फिर क्या होगा, तो जो कन्फिगुरेशन है वो अल्टर हो जाएगी क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होती है, ठीक है. टेबल 17.2 में ये भी आपको मिल जाएगा. MCQ 79, the conversion of alcohol into ethers involve Williamson synthesis, क्लियर कट एक बुक लाइन MCQ है, आपको मिल जाएगा ये वहां पर, ठीक है. MCQ 80, which alcohol cannot undergo intermolecular dehydration, तो रिमेंबर नॉर्मली जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होते हैं दे अंडरगो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, और जो सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल होते हैं दे प्रेफर इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, इट डज नॉट अंडरगो इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन. एंड लास्ट में MCQ 81, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स यील्ड, तो दे गिव अस ईथर, और ईथर कब देंगे, जब हम 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे. रिमेंबर अगर हमने 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया तो फिर हमारे पास अल्कीन्स आएंगे, तो समहाउ यहाँ पर जो है तो बोथ बी एंड सी का ऑप्शन करेक्ट आता है. होना भी चाहिए था कि बोथ बी एंड सी का ऑप्शन होता. द ओनली डिफरेंस इज इन दी रिएक्शन कंडीशन, अल्कीन्स हमें 170 डिग्री सेल्सियस पर मिलते हैं और इतर हमें 140 डिग्री सेल्सियस पर मिलते हैं. तो ये था आज का टेस्ट. तो उम्मीद है आपको जो है तो ये वीडियो पसंद आई होगी. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो दोस्त आपके टेस्ट देते हैं तो उनके साथ तो लाजमी शेयर करिए. दिस इज फहद साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफ़िज़.